What I can tell you is institutions क्या देखते हैं as compared to retail investors. They look at the not everyone is into equity all the time, okay? And some investors, large institutional investors, they are into debt as well. तो डेट फंड्स में जो टैक्सेशन इम्पैक्ट है अभी तो बेस्ट है कि ग्रोथ ऑप्शन ही सेलेक्ट करें बिकॉज दैट इज फॉर द लार्ज इन्वेस्टर्स द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आल्सो प्ले आउट बिकॉज ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है योर टैक्स डिफरल इज देयर यू कैन डिफर द टैक्स whenever you're removing the funds, that is one. And you can get compounding uninterrupted play hota hai isme because of the growth option. So institutionals mostly they prefer to have this option only in the portfolio, the growth option. So hello everyone, welcome to another episode of Wealth Talks with Yashvi. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री का काफी एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट 10 बट मोर देन 20 ईयर्स, जो इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. सो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रसाद नायर सर, नेशनल हेड एट LIC. हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? Hello Yashvi, thanks for this podcast and I would like to start with congratulating you Yashvi because you being a student, you are not only learning finance and you're also creating financial awareness for your viewers. So that is a great thing to do. India requires this because more and more people being financial literate is the most important thing, you know, because जितना financial literacy बढ़ेगा उतना wealth creation होगा for each and every individual in this country. It's an absolute honor to have you here, sir. Thank you so much. सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी जो एक मिस्टेक है हर इन्वेस्टर करता है, मोर देन 90% इन्वेस्टर करते हैं और चाहते हैं कि हम एक लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड या स्कीम ढूंढें, और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो ढूंढने में लग जाता है. क्या कम खर्चा हमेशा बेटर रिटर्न्स की गारंटी है या हमें क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यशवी. लोएस्ट कॉस्ट होना जरूरी नहीं है बिकॉज अगर ऐसा होता तो जो हमेशा से जो पैसिव स्कीम्स है जो मिरर करते हैं बेंचमार्क को, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, लेकिन ऐसा है नहीं. तो इफ यू लुक एट द म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर एक्टिवली मैनेज्ड most of the times historically till now they have done better than passive some given point of time they have done better, but जो passive होता है scheme वो low cost होता है and actively fund management जो करते हैं mutual fund में those are slightly higher on the expense ratio. What I can tell you is institutions क्या देखते हैं as compared to retail investors. They look at the net cost of outcomes. Basically years of risk management consistency is what they look at. Downside control क्या होता है और टीम का जो प्रोसेस है फाइनेंस जो फंड मैनेजमेंट का टीम का जो प्रोसेस है वो क्या फॉलो कर रहे हैं. अगर आप एक फंड मैनेजर चूज करते हैं जो डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करता है और जो ड्रॉडाउन्स को प्रोटेक्ट करता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी जस्टिफाइड हो जाता है उस केस में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस मैटर करता है rather than the least cost. यानी कि लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फायदे की बात is not necessarily equivalent to the best returns or more so to do with the process consistency, discipline of the fund management processes जो मेंटेन करते हैं, डाउनसाइड रिस्क जो है उसके ऊपर होता है. सर, आजकल मार्केट साइकिल्स काफी ट्रेंड में है, लाइक कितने सारे मार्केट साइकिल्स देखे हमने 2020 से टिल नाउ. तो वो ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशनल हैबिट है जो अगर एक कॉमन मैन अपना ले तो अगले 5 से 10 साल में वेल्थ क्रिएशन में उसको बेनिफिट होगा? गुड क्वेश्चन. आई वुड पुट इट एज कंसिस्टेंसी विदाउट रिएक्शन. जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, not everyone is into equity all the time, okay, and some investors, large institutional investors, they are into debt as well. So what matters is consistency without reaction. So जो institution हमेशा equity में रहते हैं या largely equity exposure लेते हैं, वो जो market noise से react नहीं करते हैं, okay, वो pre-decided process follow करते हैं. अगर आप retail investor हो, SIP आपका चालू है, एसेट एलोकेशन आपने किया हुआ है,
या तो खुद से या फिर आपको कोई एडवाइजर ने बताया है कि एसेट एलोकेशन ये होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, तो यस। वो रीबैलेंस होता रहता है। और इमोशनल कॉल्स फिर नहीं रखते हैं आप लोग रिटेल में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को एक हैबिट सीख लेना चाहिए, बैड न्यूज में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन, especially so that is what is being followed by the large institutional investors. Okay. Just like current war news were going on. So the Exactly, exactly. big institutions were not reacting so as the retail were panicking. They take informed decisions. They take a little bit of time, to rebalance the portfolio. They think through things, and they don't react to situations immediately. They take their own sweet time to understand what are the dynamics involved in the market, and then they react to that situation. Yeah, but there is one, we can say a clause or a disadvantage kind of thing. Do they have pressure on themselves that they have to perform better, that a retail does not Of have? course. Yeah. Of course, the pressure is going to be there. These are large treasury managers who are acting on behalf of their treasuries, right? The institutional investor जो है, वो उसका कोर बिजनेस ट्रेजरी मैनेजमेंट नहीं होगा। इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट होगा, उनका जो प्रिंसिपल होगा, दे वांटेड टू बी प्रोटेक्टेड, ओके, एंड देन दे वांट टू क्रिएट सम अल्फा ऑन दैट पोर्टफोलियो। सो बेसिकली क्या होता है कि द ट्रेजरी मैनेजर्स रोल इज टू बी विद इन द पैरामीटर्स दैट हैज बीन डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ दोज कॉर्पोरेट्स। अगर कॉर्पोरेट ने जो मैनेजमेंट ने बताया कि आप सिर्फ डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दे कैन नॉट गो इनटू इक्विटी, ओके, और दे इन सम केसेस द पैरामीटर वुड बी 10% आप इक्विटी में डाल सकते हो, 90% आप डेट में ही रख सकते हो। तो विद इन दैट फ्रेमवर्क दे हैव टू एक्ट अपॉन एंड ensure that with the risk being protected, a downside being protected, they maximize the returns. So that is where the role of these advisors and cater to these investors come in, and we all align with the same view, and then they make money. रिटेल इन्वेस्टर्स एक और बड़ी गलती करते हैं कि वो पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। तो हम पिछले 1-2 साल के जो रिटर्न्स देखकर पैसे लगा देते हैं, बट एज वी नो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी फॉर द फ्यूचर सक्सेस। तो प्रोफेशनली अगर Correct. हमें आगे की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करनी हो, तो आपके हिसाब से वो कौन से टॉप 3 मैट्रिक्स होंगे जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आई वुड से पास्ट रिटर्न्स जो है सिर्फ एक रेयर व्यू मिरर जैसा होता है। अगर लार्ज इंस्टीट्यूशंस, अगर इफ यू लर्न 2 or 3 थिंग्स फ्रॉम देम, द टॉप 3 थिंग्स वुड बी प्रोसेस कंसिस्टेंसी। क्या फंड हर मार्केट में सेम फिलॉसफी फॉलो कर रहा है? ओके, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना कर रहा है फंड मैनेजर? बुरे टाइम में क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो पोर्टफोलियो है? और जो तीसरा चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन। अगर आपका पोजीशन साइजिंग या लिक्विडिटी या रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म आर ऑल इन सिंक एज व्हाट इज बीन मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इफ दैट इज इन कंट्रोल, आई थिंक अच्छा फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है यूजली फॉलो करेगा। और मेरे हिसाब से साइलेंट डिसिप्लिन इज व्हाट वर्क्स rather than anything like a past return being monitored. The process have to be followed properly. That is what is most important, I feel. To track all these 3 metrics which you have discussed, what is the best source where retail investor can find out all these research, can see all the metrics? So Yashvi, I think you would know, and everyone knows that mutual funds are supposed to be transparent इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो हर महीने जो है आपको फैक्ट शीट मिलता है, म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट, विच इज देयर अवेलेबल ऑन द रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स ऑफ दोज फंड हाउसेस। तो वहां पे आपको पूरा पोर्टफोलियो दिखता है, इफ देयर इज एनी चर्निंग एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस मंथ। So all these kind of things that I mentioned, the three philosophies can be monitored if they are sticking to it. So either you, if you are an expert, you can do it yourself, or you can take a guidance from a distributor to guide you on the same. So basically अगर आप फैक्ट शीट्स को फॉलो करेंगे तो ये तीनों मैट्रिक्स आराम से आप देख सकते हैं। तो जब हम मार्केट जब इक्विटी मार्केट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस अपने पैसे कहाँ पर पार्क करते हैं? क्या कोई ऐसी एक एग्जिट
स्ट्रैटेजी होती है या कोई लॉजिक है जो वो लोग फॉलो करते हैं? Yes, I want to tell you is as a retail investor, what I sometimes see missing is if they're doing it themselves, if not through a distributor, for every goal of a retail investor, you should have a asset allocation principle. What I mean by asset allocation is not every egg is in the same basket. You would have heard this phrase, right? Yeah. So हर पैसा जो इन्वेस्टमेंट है पूरा इक्विटी नहीं होता है. Okay, there'll be some exposure to gold, some exposure to debt instruments. Just for an example, I want to tell you is that suppose if someone wants to buy a house and in the next 3 years, and he's done an SIP for the next 3 years for a particular amount, and he's reaching that goal, about to reach the goal, and एक दो महीना ही बचा है. Okay, and basically equity is not an asset wherein you can for the next 2-3 months you can take a call because it's a speculative asset, right? It is a volatile asset. तो क्या होता है कि an advisor or yourself, if you're an expert, you can take a approach which is balanced, as in you'll have some bit of equity, some bit of debt, some bit of gold, and as in when you're approaching towards that goal, the time horizon, you would be slightly lessening the exposure to equity to break the volatility down, and you'll be having some asset allocation to debt or gold towards the end of the investment horizon. So ये asset allocation mix जो है हर investor को pre-decide करना पड़ता है depending on their investment horizon, their investment goal. So that is something that I want to tell you is, and also as if I have to compare it with the institutional investor, they do not take a binary exit. They gradually shift the exposure, like I mentioned earlier. एक्सेस जो कैश होता है उसको मनी मार्केट में या लिक्विड में आर्बिट्राज या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में पार्क करते हैं. इक्विटी जो एक्सपोजर होता है वो क्वालिटी और प्राइसिंग के हिसाब से रीबैलेंस करते रहते हैं. एग्जिट का मतलब मार्केट से निकलना नहीं होता है. बाकी ऑप्शंस देखना होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शनैलिटी दैट यू हैव, अ प्रॉपर asset allocation is what is I would recommend. That has to be followed by retail investors as well. यस. कहने का मतलब है सर का कि मार्केट जब पीक पर हो तो आपको पूरी तरीके से अपने फंड से एग्जिट नहीं करना है, बल्कि अगर आपको आपका कोई गोल नजदीक आ रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं एक बेटर ऑप्शन के लिए किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में, या अगर आप खुद ही अपना पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं तो फुली एग्जिट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. So this is Absolutely, and I would add to that, Yashvi, कि market peak में हो या नहीं हो, that is something which no one can predict, right? कि अभी peak है या नहीं peak है. The more important thing is to follow the goal based approach. Okay, तो आपका जो गोल है अगर आपने प्री डिसाइड किया उस पे जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए, stick to that. That is what I would recommend. So as you told that institutions shift their excess cash to arbitrage or money market or liquid funds. So my next question to you is on arbitrage funds. Arbitrage funds को debt portfolio का हिस्सा मानना चाहिए या equity का? Because ideal holding period क्या होना चाहिए? जो आर्बिट्राज फंड्स है यशवी, ये डेट ऑल्टरनेटिव ही है. ओके, बट इसमें एक टैक्स एफिशिएंसी होता है विच यू वुड बी अवेयर ऑफ बिकॉज इक्विटी टैक्सेशन इसमें लेवाई होता है. स्ट्रेटेजिकली जो इसको रन करते हैं आर्बिट्राज फंड्स को आपके पोर्टफोलियो में, ये कैश मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव है क्योंकि टैक्स एफिशिएंट है. आइडल होल्डिंग पीरियड इसमें 6 to 12 months का होता है. शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और पेशेंस के साथ अगर आप आर्बिट्राज का रोल क्लियरली डिलीवर जो करना है ना, उसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा. और टैक्स एफिशिएंसी जो अक्रूवल है ये पोर्टफोलियो का, वो बेटर होगा और रिस्क फ्री होगा. सो दैट इज व्हाट एन आर्बिट्राज फंड इज बेसिकली. And the holding period is around 6 to 12 months. The ideal holding 6 to 12 months. Ideal would be to get the best tax efficiency. It is more than a year because you get the best tax rate as you get in equity, right? So ideally, एक साल का ऊपर जो है will be the most tax efficient way to have arbitrage funds in your portfolio.
सो लाइक डेट फंड्स की भी बात हुई थी, तो डेट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट इक्विटी से थोड़ा ज्यादा क्यों होता है, लाइक और टैक्सेशन के बाद भी ग्रोथ ऑप्शंस अभी भी आईडीसीडब्ल्यू से बेटर है? Correct. So again, I would like to reiterate, Yashvi, here that you have to look at equity, debt, gold, all these kind of asset allocation methods in isolation. Okay, debt funds are very important in your portfolio, as I mentioned, strategically if you play it. So debt funds ka return obviously because your risk is lesser as compared to equity in a debt fund. तो returns भी कम होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 7.5% का रिटर्न होगा, उसमें से 50 पैसा एक्सपेंस है, तो नेट अगर आप होल्ड कर रहे हो टिल मेच्योरिटी ऑफ दैट पोर्टफोलियो, then you get 7%, right? And that is 750 minus 50 basis of expense. Hypothetically, I'm telling you. तो डेट फंड्स में जो टैक्सेशन इम्पैक्ट है अभी, तो बेस्ट है कि ग्रोथ ऑप्शन ही सेलेक्ट करें, बिकॉज दैट इज फॉर द लार्ज इन्वेस्टर्स, द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो प्ले आउट. बिकॉज ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, योर टैक्स डिफरल इज देयर, you can defer the tax whenever you're removing the funds. That is one. And you can get compounding uninterrupted play hota hai isme because of the growth option. So institutionals mostly they prefer to have this option only in the portfolio, the growth option. अगर हम अगला एक दशक देखें, यानी जो इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि एक गोल्डन डेकेड है, ऐसा काफी लोगों का मानना है, क्योंकि इकोनॉमिक बूस्ट होने वाली है एंड लाइक देयर आर वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स आर गोइंग ऑन. सो इसका फायदा उठाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को कौन सी एक इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है जो अडॉप्ट करनी चाहिए? Again, coming back on the same point, asset allocation discipline is most important. Institutions जो है, they always are not into equity or always into debt, depending on the parameters that they have, the mandates that they have. Okay, so अगर रिटेल इन्वेस्टर को कुछ उनसे सीखना है तो टाइम पर रीबैलेंस करें, SIPs कंटिन्यू रखें और एसेट मिक्स को रेस्पेक्ट करें. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी ऑटोमेटिकली उनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होगा. सो दीज डिसिप्लिन्स हैव टू बी मेंटेन दैट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अडॉप्ट. या हमने गोल्डन डेकेड की बात की, और साथ ही वर्ल्ड वाइड एआई का एब्जॉर्प्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है. अगर हम टेक और Yes. एआई इंटीग्रेशन से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें, तो अगले 5 साल में क्या कोई ऐसे बड़े बदलाव है जो देखने को मिलेंगे या मिल सकते? Brilliant question, because AI जो है यशवी, that is it is there in every field now, and so it will be there it is there in finance as well. लेकिन one thing that when we interact with the institutional investors is what comes across is टेक और AI डिसीजन मेकिंग. हमारा जो डिसीजन मेकिंग है रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन डिसीजन मेकिंग को शार्पर और फास्टर बना सकता है. ओके, रिस्क मॉनिटरिंग रियल टाइम होगा, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स ज्यादा प्रेडिक्टिव होगा, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस फ्रिक्शन फ्री होगा. एंड ऑफ द डे जजमेंट, गवर्नेंस और ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी हमेशा कोर्स रहेगा, विच इज टू आवर ह्यूमन एबिलिटी. इंस्टीट्यूशंस ये बात को अच्छे से समझते हैं, तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ एन एनेबलर rather than it will not replace the decision making entirely, is what I want to tell you. Yeah, so it is not कि fund managers replace हो जाएंगे AI या tech से. So नहीं, this kind of things are not going to happen. no, not in the near future at least. Yeah. Okay. So आज का सेशन, थैंक यू सो मच सर. आज का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था. सर ने एक्सपेंस रेशियो, Thank you. डेट फंड्स और इंस्टीट्यूशनल हैबिट्स को इतने सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन किया, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या अप्रोच फॉलो करते हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर उस चीज को मिस आउट कर देता है. सो थैंक यू सो मच Thank you. सर. I would like to close the call from my side saying that रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट का टेंशन कम और अपना प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन प्रेडिक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से ही होता है. So that is something that I want to convey through this podcast. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.